हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोचिफाई कैट। कोचिफाई मतलब 100% पर्सनल अटेंशन। सो गाइज टुडे व्हाट वी आर डूइंग विल बी सॉल्विंग कैट 2021 स्लॉट 3 क्वांट सेक्शन कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन। आज हम देखेंगे जो भी ये पास्ट ईयर पेपर में क्वेश्चंस आए उनको सॉल्व करने का जो फास्टेस्ट वे था या शॉर्टेस्ट वे था वो क्या हो सकता था, राइट। बिफोर प्रोसीडिंग फॉर दिस सेशन आई वुड लाइक टू टेल यू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। द नेम ऑफ द चैनल इज गिवन हियर। यहाँ पे आपको फ्री कंटेंट मिलता है एज वेल एज आवर एक्सपर्ट मेंटर्स आर अवेलेबल टू रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज 24/7। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। So here is our first question. It says that if a certain weight of an alloy of silver and copper is mixed with 3 kg of pure silver, the resulting alloy will have 90% silver by weight. If the same weight of the initial alloy is mixed with 2 kg of another alloy which has 90% silver by weight, the resulting alloy will have 84% silver by weight. Then the weight of the initial alloy in kg is. Guys, this question is from mixture and alligation. आप इस क्वेश्चन को बेस्ट वे में बना सकते हो, आप ऑप्शंस को यूज ले सकते हो। तो यहाँ पे एक ये कह रहा है कि सर्टेन वेट ऑफ एन अलॉय ऑफ सिल्वर एंड कॉपर, सर्टेन वेट, और जिस वेट की ये बात कर रहा है वो ये फाइनली आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। यानी ये जो भी वैल्यूज गिवन है ये इस इनिशियल वेट की वैल्यूज गिवन है। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गो विद द ऑप्शंस, वी कैन अज्यूम द वैल्यू और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये वैल्यूज लेने से फाइनली जिस ऑप्शन से हमारा फाइनल वैल्यू 84%, यस। सो फाइनल वैल्यू जिस ऑप्शन से 84% बनेगी दैट विल बी आवर आंसर ऑप्शन, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा, आप ऑप्शंस कैसे यूज लेंगे? सो आप हमेशा ऑप्शंस में पहले फर्स्ट ऑप्शन से देन यू गो विद फोर्थ ऑप्शन, देन सेकंड एंड थर्ड, यू कैन गो विद दिस वे। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट ऑप्शन विच इज 3 kg। तो हमने कहा एक सर्टेन वेट है अलॉय का, कोई एक अलॉय है, किस चीज का अलॉय है? सिल्वर और कॉपर का अलॉय है। हमने कहा ए अलॉय है ये, और इसका वेट हमने ऑप्शन में से उठा लिया है 3 kg। Now what we are doing, we are mixing it with 3 kg of pure silver। तो अभी इसका क्या कॉन्सेंट्रेशन है? What is the concentration? ये हमें नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि इसका कॉन्सेंट्रेशन है कुछ एक x%, राइट। अब हमने इसको एक 3 kg प्योर सिल्वर के साथ में मिक्स किया। When you are saying pure silver, that means concentration becomes 100%। नाउ जो रिजल्टेंट अलॉय हमें मिला उसमें 90% सिल्वर आया। तो हम एक काम करते हैं, यहां से एलिगेशन यूज करते हैं और पहले इस x की वैल्यू को डिटरमाइन कर लेते हैं। सो दिस विल बी 100 माइनस 90 10, 90 माइनस x ये हो गया, और ये जो रेशियो होगा ये वही होगा जिसमें हमने इन दोनों कंपोनेंट्स को मिक्स किया है। तो क्वांटिटी 3 kg और 3 kg ये रेशियो निकालें तो 1:1 का आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज बराबर हो गई हैं। अगर इनको बराबर करते हैं तो यहां से हमारी x की वैल्यू निकल के आती है 80%। यानी हमारा जो अलॉय था, जो हमारा इनिशियल अलॉय था सिल्वर और कॉपर का, उसमें सिल्वर का कॉन्सेंट्रेशन आया 80%। आई होप यहां तक आपको समझ में आया। दैट्स इट गाइज, 90% ऑफ द प्रॉब्लम इज डन। नाउ व्हाट इट सेज, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर मिक्सिंग द सेम अलॉय, यू आर टेकिंग द सेम अलॉय एंड यू आर मिक्सिंग इट विद 2 kg ऑफ अनदर अलॉय। तो हम एक काम करते हैं, सेम अलॉय ले लेते हैं हम। ये हमारा 3 kg का अलॉय है, इसका कॉन्सेंट्रेशन भी हमें मिल चुका है विच इज 80%। आप इसको एक और अलॉय के साथ मिक्स कर रहे हो जो कि 2 kg इन वेट है एंड इसका कॉन्सेंट्रेशन 90% है। गाइस, अब इस मिक्सचर का रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशन अगर 84% आता है तो यानी जो ऑप्शन हमने लिया था वो करेक्ट है। अगर नहीं आता देन वी गो विद द अदर ऑप्शन। आई होप दिस अप्रोच इज क्लियर टू यू। सो लेट्स सॉल्व इट। सो 80% ऑफ 3 kg दैट बिकम्स 2.4 kgs, 90% ऑफ 2 kg दैट बिकम्स 1.8। तो अगर इसको सॉल्व करें दिस बिकम्स 4.2 एंड 4.2 आउट ऑफ 5 इंटू 100, ये हमने सॉल्व किया 20। करेक्ट आंसर इज 84%। तो 84% कॉन्सेंट्रेशन आया, यानी जो ऑप्शन हमने पिक किया वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आप इसमें इक्वेशन वगैरह बनाने जाओगे तो इट विल टेक सो मच ऑफ योर टाइम। ठीक है, तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Anil can paint a house in 12 days while Barun can paint it in 16 days. Anil, Barun and Chandu undertake to paint the house for 24,000 rupees and the three of them together complete the painting in 6 days. ठीक है, देखो guys, this question is from time and work. Time and work का ये concept है।
तो सबसे पहले हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक टोटल वर्क की एक वैल्यू को अज्यूम करना होता है। वो वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो व्हाट विल बी डूइंग इज विल बी यूजिंग एलसीएम मेथड टू फाइंड आउट आवर टोटल वर्क, राइट। सो सबसे पहले ए की अगर बात करें तो ए ने 12 डेज लिए, ठीक है। बी टेक्स हाउ मेनी डेज? बी टेक्स 16 डेज। देन यू हैव ए, बी एंड सी। सो व्हेन दे work together, they finish the work in 6 days. Let's do one thing, let's find out total work. How we can do that? So we can simply take the LCM, largest number will be as it is, and then it will be 3. So this is coming out as 48. यानी A का अगर मुझे एक दिन का काम निकालना है, this is coming out as 48 by 12 which is 4. B का एक दिन का काम हो जाएगा 48 by 16 which is 3. एंड तीनों मिलकर के अगर करते हैं तो एक दिन में कितना करते हैं? एक दिन में करते हैं 8. बट तीनों मिलकर के एक दिन में 8 यूनिट्स कर रहे हैं, उनमें से A और B जो है वो 7 यूनिट्स कर रहे हैं, यानी C एक दिन में कितना कर रहा है? 1 यूनिट। Now the question says if C is paid in proportion to the work done by him, then the amount in Indian rupees received by him. देखो यार, हमें पता है कि जो भी हमारे वेजेस होते हैं उनको हमेशा कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? तो उनको हमेशा इन द रेशियो ऑफ वर्क डन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तीनों के लिए टाइम पीरियड इक्वल था, राइट। यानी जो हमारे यूनिट्स का रेशो आ रहा है, एक दिन के काम का जो रेशो आ रहा है, उसी में हम क्या कर सकते हैं? हमारे टोटल अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो चंदू को जो अमाउंट मिलना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 1/4, 3, 7 and 1 8 ऑफ टोटल। दिस इज गिवन एज 24,000. So this value is coming out as 3,000. Correct answer for this question will be 3,000 rupees. I hope it is clear to you. So this was very easy question. अब ये जो प्रोसेस था ये मुझे आपको एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने लिखा, अदरवाइज आप ये मेंटली भी सॉल्व कर सकते थे, राइट। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. So here is our next question. It says that Meera and Amal walk along a circular track. Track is circular. Starting from the same point at the same time. Perfect. If they walk in the same direction is also same, then in 45 minutes Amal completes exactly 3 more rounds than Meera. हम लोग एक काम करते हैं, मीरा और अमाल की जो स्पीड है उसको राउंड्स पर मिनट में लेकर के चलते हैं। ऐसा करने से हमारी कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगी। तो हम मीरा की स्पीड को लेते हैं ए राउंड्स पर मिनट, एंड अमाल की स्पीड को हम लोग लेते हैं बी राउंड्स पर मिनट। Now the question says in 45 minutes Amal completes exactly 3 more rounds than Meera. तो अगर हम यहां देखें 45 मिनट्स में कितने राउंड्स इन्होंने कंप्लीट किए, तो हम वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सिंपल। तो आप ये देखो, पर मिनट अमाल जो है वो मीरा से कितने एक्स्ट्रा राउंड्स कंप्लीट कर रहा है, ये कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? b minus a. These many rounds extra are getting completed by Amal in a minute. But when you are talking about 45 minutes, that means you have to multiply this with 45. Now this difference is given as 3. This is what the question says. I hope ये चीज आपको समझ में आई। आप कह रहे हो कि in every minute Amal completes B rounds, Meera completes A rounds. That means Amal कितने राउंड्स एक्स्ट्रा कर रहा है मीरा से पर मिनट बेसिस पर? दैट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैल्यूज b minus a. बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट 45 मिनट्स, इन 45 मिनट्स एग्जैक्टली ये राउंड्स का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है? सो क्वेश्चन सेज 3 more rounds are getting completed by Amal. Now if they walk in opposite direction, तो पहले हम लोग इसको थोड़ा और अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट इट एज b minus a is nothing but 3/45 which means 1/15. ये हम कर सकते हैं। Now the question says when they walk in opposite direction, then they meet for the first time exactly after 3 minutes. See, जब दो लोग साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर रहे हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर हम कंबाइंड वे में उनका डिस्टेंस देखें, उन्होंने कितना कवर किया? दैट इज नथिंग बट दैट 1 राउंड। तो डिस्टेंस जो कवर हुआ वो 1 राउंड है। रिलेटिव स्पीड हमारी हो जाएगी b plus a इन दैट केस, एंड ये टाइम जो हमें गिवन है, ये कितना गिवन है? दिस इज नथिंग बट 3 मिनट्स। यानी अगर मैं इसको भी सिंप्लीफाई करूं, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन राइट इट एज b plus a इज नथिंग बट 1/3. सो गाइज, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, एंड देन यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ राउंड्स मीरा वॉक्स इन 1 hour. तो हम मीरा की स्पीड निकाल लेते हैं। वंस वी आर डन विद इट, देन व्हाट विल बी डूइंग इज विल बी मल्टीप्लाइंग इट बाय 1 hour, दैट मींस 60 मिनट्स. अब एक काम करते हैं, यहाँ 15 बेस में दे रखा है, यहाँ 3 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं,
इधर भी कर देते हैं और दोनों को अगर ऐड कर देंगे सो वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड ऑफ मीरा. सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स सब्ट्रैक्ट, लेट्स से दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन, एंड फ्रॉम सेकंड व्हाट वी कैन डू, वी कैन सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट वन. सो दिस b will get cancelled and a minus of minus a, that will become 2a. This will be nothing but 5 by 15 minus 1 by 15 which is 4 by 15. This becomes 2 by 15. यानी 15 मिनट्स में मीरा ने 2 राउंड किए, आप करवाना चाह रहे हो 1 आवर में यानी 60 मिनट्स में, तो आपको इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए. यानी 60 मिनट्स में मीरा ने कितने राउंड्स किए? 8 राउंड्स किए. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 8. So see guys how easy this question became when you took the speed in rounds per minute. So this was the concept of time, speed, distance, circular races. So this was your third question. Let's proceed for the next question. So here is our next question. It says that a 4-digit number is formed by using only the digits 1, 2 and 3 such that both 2 and 3 appear at least once. इसका मतलब क्या है? वो ये कहना चाह रहा है कि 1, 2 और 3 इनमें से 2 और 3 एटलीस्ट एक बार तो आएंगे ही आएंगे, इससे ज्यादा बार भी ये आ सकते हैं. नाउ इट सेज दैट द नंबर ऑफ ऑल सच 4 डिजिट नंबर्स विल बी व्हाट. ऐसे कितने 4 डिजिट नंबर्स बनाए जा सकते हैं इन इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए. सो लेट्स डू वन थिंग, हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है, हम उनमें से 2 और 3 को ऑलरेडी सेलेक्ट कर लेते हैं. तो हमने एक 2 और एक 3 ये ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया ताकि हमारी जो कंडीशन है वो इंश्योर हो जाए कि फुलफिल हो ही रही है. तो एक 2 और एक 3 हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया. नाउ वी आर लेफ्ट आउट विद द 3 डिजिट्स, क्योंकि यहाँ रिपीटिशन नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसने कहा एटलीस्ट वंस, यानी एक बार तो आना ही चाहिए, एक से ज्यादा बार भी आ सकता है. नाउ अब ये जो 1, 2 और 3 हैं, इनके 2-2 डिजिट के, क्योंकि आपने 2 डिजिट सेलेक्ट कर लिए, इसका मतलब इन 4 में से कोई से भी 2 प्लेसेस पे ये दोनों डिजिट प्लेस होने ही वाले हैं. अब बचे हुए 2 डिजिट्स के लिए आप क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हो? तो लेट्स से हम क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं एक बार चेक करते हैं. तो मान लीजिए हमने कहा 1 लिया, हमने 1 के साथ में हमने 1 ले लिया, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया. फिर 2 के साथ में 2 ले सकते हैं, एक कॉम्बिनेशन 3 के साथ में 3 ले सकते हैं, फिर एक केस में 1 के साथ 2, एक केस में 1 के साथ 3 और एक केस में 2 के साथ 3. दीज मेनी कॉम्बिनेशंस वी कैन फॉर्म फॉर द रिमेनिंग 2 डिजिट्स. अब अगर हम इनको इनके साथ क्लब करते चले जाएं तो ये सारे डिजिट्स हमारे जो भी 4 डिजिट नंबर्स होंगे उनमें आने वाली हैं. यानी 1, 1 लिया और उसके साथ में क्या हो गया हमारा, अगर ये केस है सबसे पहले तो ये बना 1, 1, 2 एंड 3. अब गाइज यू हैव टू ऑब्जर्व वन थिंग, यहाँ पे 1 2 बार आ रहा है, यानी अगर हम यहाँ पे स्ट्रेट अवे अगर 4 फैक्टोरियल वेज में इसको अरेंज कर देंगे देन इट विल बी रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज रिपीटिशन इज हैपनिंग. सो हम कैसे कैलकुलेट करें कि मान लीजिए ये 4 डिजिट है जो कि हमें इन 4 प्लेसेस पे अरेंज करनी है, तो इसके क्या वेज होने चाहिए? तो 4 factorial ways, but these 2 digits are getting repeated, so you have to divide it with 2 factorial. This value is becoming what? 12. Now, when you are saying 2 and 2, you are selecting for the other 2, and 2 and 3 already selected. That means you have 2, 2, 2 and 3. In this case again आप देखोगे कि 2 जो है वो 3 बार आया है in total. तो रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना होगा? What we have to do is we have to divide this 4 factorial with what? 3 factorial. So how many ways are there? These are nothing but 4 ways. ठीक है. ऐसे ही अगर हम 3 और 3 का देखेंगे सेम वे में आएगा, क्योंकि इस बार 2 1 हो जाएगा लेकिन 3 जो है वो 3 हो जाएंगे, तो ये भी कितना बनेगा हमारा 4. Now when we talk about 1 and 2, this becomes 1, 2, then you have 2 and 3. ऐसे इन डिजिट्स को यूज करके कितने 4 डिजिट नंबर बनाए जा सकते हैं? So this will be your 4 factorial divided by 2 factorial again, because ये 2 जो है ये 2 बार यहाँ आया है. So इसकी वैल्यू कितनी है? This is nothing but 12. Now 1 and 3 के साथ में क्या होगा? This will be 1, 3, 3 and 2, क्योंकि 3 आपने एक बार ऑलरेडी ले लिया था, एक 2 भी ले लिया था. This is again 4 factorial divided by 2 factorial. इसकी भी वैल्यू हो गई है your 12. Now when we talk about 2 and 3, this will be 1, 2, 2, sorry, this will be 2, 2, 3 and 3. Now this will be 4 factorial divided by 2 factorial into 2 factorial. So the value of this is 4 into 3. Now this is 2, this is coming out as 6. Now what you have to do is simply add these 3. So 12, 3s are 36 and 4 40, 40 and 10 50. So the number of all such 4 digit numbers that you can form by fulfilling this condition will be 15 numbers.
50 नंबर आप बना सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया। दिस वॉज सिंपल क्वेश्चन बेस्ड अपॉन योर सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, राइट? Next. So here is our next question. The question is from geometry. Okay. In a triangle ABC, angle BCA is given as 50 degrees. Let's make this figure. So you have, see, देखो यार ज्योमेट्री का क्या है कि जब तक आप इसको क्वेश्चन को रीड करके फिगर नहीं बनाएंगे तब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि ये क्वेश्चन कैसे अनफोल्ड होने वाला है. सो व्हाट आई विल एडवाइज इज ज्योमेट्री इज एन ईजी टॉपिक, राइट? एंड एरिथमेटिक एंड एल्जेब्रा के बाद में कैट में मैक्सिमम वेटेज रखता है, नो डाउट इन दैट. सो यू हैव टू टेक दिस टॉपिक एज वेल सीरियसली एंड आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो तो दिस टॉपिक विल बी क्रिस्टल क्लियर टू यू, राइट? लेट्स एंड आपको वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पोस्ट कर सकते हैं जो भी आपके डाउट्स हैं एंड आवर एक्सपर्ट मेंटर्स विल क्लियर ऑल योर डाउट्स. In a triangle ABC, it says that angle BCA is given as 50 degree. Now it says that D and E are points on AB and AC. So you have to take D 1 point on AB and E a point on AC. You have to take these 2 points. Now it says that such that AD is equal to DE. यानी जितना लेंथ आपका AD का है वही लेंथ आपका DE का है. Now what you are doing, if F is a point on BC such that BD is equals to DF, so you are taking a point F on BC. In a way, BD is nothing but equal to your DF. Then you have to find out the value of this angle FDE. Okay. देखो यार इसको बहुत आसानी से बनाया जा सकता है. ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है और अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो जो दो साइड्स इक्वल है उनके सामने वाले एंगल्स भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे. यानी ये अगर हमारा एंगल थीटा है तो इस एंगल को भी कितना होना पड़ेगा? थीटा. गाइस अब अगर हम पूरे ट्राइंगल एबीसी की बात करें, ये थीटा हुआ, ये हमारा 50 डिग्री है, तो अगर हम तीनों एंगल्स का सम करें तो वो होता है 180 डिग्री. 180 में से अगर इसको माइनस करें दिस बिकम्स 130 माइनस थीटा, तो इस एंगल की वैल्यू निकल के आई 130 माइनस का थीटा. देखो अब BDF अगेन आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो अगर ये एंगल 130 माइनस थीटा है तो दिस एंगल विल आल्सो बी सेम 130 माइनस थीटा. अब हमें पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे ये वाला जो एंगल है स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का जो एंगल है ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, लीनियर पेयर बोलेंगे हम इसको. तो अगर एक एंगल हमारा 130 माइनस थीटा है तो जो दूसरा एंगल होना चाहिए ये कितना होना चाहिए? सो दिस इज नथिंग बट योर 50 प्लस थीटा. ये इसकी वैल्यू होगी. सिंपली व्हाट आई हैव डन, आई हैव टेकन इट एज 180 माइनस दिस, सो 180 माइनस 130 विल बी 50 प्लस थीटा. दिस एंगल इज कमिंग आउट एज 50 प्लस थीटा. अगेन सेम वे, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल 180 डिग्री का होगा और आपने उसको एक इस लाइन की हेल्प से पेयर ऑफ एंगल में बांट दिया, ये लीनियर पेयर हो गया आपका. तो अगर ये थीटा है दिस विल बी 180 माइनस थीटा. अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो DECF इज अ क्वाड्रिलैटरल एंड सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल इज ऑलवेज 360 डिग्रीज. यानी अगर मैं इन सभी एंगल्स का सम कर दूं दैट विल कम आउट एज 360 डिग्री. तो अगर मैं इनको जोड़ूं एक बार के लिए तो थीटा से थीटा कैंसिल हो रहा है, 50 एंड 50 100 एंड 180 दैट बिकम्स 280. यानी अगर मैं 360 में से 280 हटा दूं तो ये बचा हुआ एंगल होगा. इसकी वैल्यू कितने निकल के आ रही है? दिस इज कमिंग आउट एज 0 एंड 80. Correct answer for this question is B option. This was also an easy question based upon geometry. Let's proceed for the next question. Okay, so it says that for a real number A, if log of A to the base 15 plus log of A to the base 32 upon log of A to the base 15, then you have log of A to the base 32 is equal to 4, then A must lie in the range. A की range क्या है ये आपको बताना है, right? अच्छा अभी देखो ये रेंज है बट व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पे ये नहीं कर पाएंगे कि ऑप्शंस में से उठा करके पुट करें. हम इसको ये सोचते हैं कि सरल तरीके से कैसे बनाया जाए. देखो जो टर्म्स यहाँ आपको न्यूमरेटर में दे रखी है टर्म्स वही है यहाँ भी. आप एक ये कर सकते हो, यहाँ ये सम में है, यहाँ प्रोडक्ट में है, तो आप इसको स्प्लिट कर लो. जैसे ही आप इसको स्प्लिट करते हो ये पार्ट इससे कैंसिल होगा तो पहला वाला पार्ट बनेगा आपका 1 अपॉन लॉग ऑफ A टू द बेस 32 एंड दिस विल बी 1 अपॉन, ये इससे कैंसिल होगा, दिस विल बिकम 1 अपॉन लॉग ऑफ A टू द बेस 15 और ये पूरा 4 के बराबर आ जाएगा. अब देखो लॉग की एक प्रॉपर्टी है कि अगर आप कह रहे हो लॉग ऑफ m टू द बेस n, यही बराबर हो जाएगा 1 अपॉन लॉग ऑफ n टू द बेस m. ठीक है, बेस स्प्लिट किया मैंने और फिर रेसिप्रोकल कर दिया, नथिंग एल्स. इट्स अ वेरी वेरी इजी थिंग, इजी प्रॉपर्टी, राइट? अब अगर ये गिवन है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको रेसिप्रोकल करके लिख सकता हूं. कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा log ऑफ 32 टू द बेस a, इसको मैं क्या लिखूंगा? log ऑफ 15 टू द बेस a.
अब मेरा बेस सेम हो गया है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ, कौन सी, log ऑफ m इंटू n जो होता है फॉर सेम बेस, ये बराबर होता है log ऑफ m प्लस log ऑफ n के, दोनों का बेस सेम होना चाहिए। अब मुझे ये गिवन है तो मुझे रिवर्स वे में इसको यूज करना है, रिवर्स वे में यूज करना है। तो अगर मैं रिवर्स वे में यूज करूंगा तो इनका प्रोडक्ट ले लूंगा, दिस विल बिकम log ऑफ 32 इंटू 15 टू द बेस a इज इक्वल टू 4। नाउ व्हाट आई कैन डू, हमें पता है एक प्रॉपर्टी और है, क्या प्रॉपर्टी है, जैसे log ऑफ m टू द पावर n, अगर आपको कुछ एक n के बराबर दे रखा है आप क्या करते हो, या a के बराबर दे रखा है आप क्या करते हो, यू टेक log बोथ साइड्स, दिस बिकम्स n log m इज इक्वल टू log a, और यहां से n जो होता है ये बराबर होता है log ऑफ a टू द बेस m के, राइट, ये इधर चला जाएगा एंड दिस बिकम्स द बेस। गाइज ये जो चीज हमें गिवन है, आप ध्यान से देखो, इसको हमें रिवर्स वे में यूज करना है, यानी हमें इससे ये बनाना है। तो अगर ये बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 32 इंटू 15 विल बी नथिंग बट a टू द पावर 4, ये मैं लिख सकता हूं। अब यहां से आपका केवल और केवल IQ की टेस्टिंग होने वाली है कि आप इसको कितना जल्दी बना सकते हो। देखो बहुत आसान, ये हमें गिवन है 32 यानी 2 की पावर 5 है, यहाँ a की पावर 4 है। आप ये कर सकते हो कि 2 की पावर 4 को अलग कर लो और एक 2 इंटू 15 करके 30 अलग बना दो। तो अगर मैं इसको लिखूं तो व्हाट आई कैन डू, a की पावर 4 विल बी नथिंग बट 2 की पावर 4, ये हम लिख सकते हैं, एंड देन 30 विल बी हियर। नाउ यू डू वन थिंग, यू टेक इट्स फोर्थ रूट बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट a। सो ये बना हमारा 2 और ये हो गया 30 की पावर 1/4, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर यहाँ पे ये नंबर 30 नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ 16 होता तो ये 2 की पावर 4 होता, अगर 16 होता तो 2 की पावर 4 होता, 2 की पावर 4 एंड 1/4 ये बनता 2, 2 2 जा 4 आता, यानी मिनिमम मेरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 4 तो आएगी ही आएगी। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये नंबर आपका जो है 16 से बड़ा है। मैं कह रहा हूं अगर ये सिर्फ और सिर्फ 16 होता मान लीजिए, तो 16 के केस में इसकी वैल्यू 2 बनती, 2 2 4 होता, यानी 4 तो आता ही आता। ये वैल्यू मेरा जो a आएगा डेफिनेटली 4 से बड़ा आएगा। अब अगर मैं ऑप्शंस को देखूं तो एक ऑप्शन बोल रहा है 5 से बड़ा, एक ऑप्शन है, ये तो एलिमिनेट हो ही गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब दो ऑप्शन है मेरे पास में, या तो 5 से बड़ा या फिर 4 से 5 के बीच में। तो अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये 5 से भी बड़ा है, लेट्स चेक इट आउट। तो अगर ये नंबर 5 से बड़ा होगा तो आप ये देखो कि यहां पे अगर मुझे इसको 5 से बड़ा करवाना है, या 5 भी अगर मान लीजिए एक बार के लिए करवाना है, तो ये क्या होना चाहिए था, ठीक है। तो 30 की पावर 4 है, 1/4 है। अगर मान लीजिए ये नंबर होता हमारा लेट्स से 3 की पावर कुछ एक होता, 3 की पावर 4 अगर होता, देन इन दैट केस ये बनता 3 की पावर 4 इंटू 1/4, 3 बनता, 3 2 6 होता, राइट। यानी ये नंबर जो होना चाहिए था मिनिमम एक 39 के आसपास, 36 39 के आसपास तो ये होना ही होना चाहिए था, राइट, ताकि ये नंबर मेरा जो आए वो कैसा आए, 5 आ पाए। तो अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि मेरा जो ऑप्शन है वो होना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन, यानी मेरी वैल्यू 4 से 5 के बीच में लाया करेगी। क्लियर है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई। सो दिस वाज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन बेस्ड अपॉन योर लॉग, ठीक है। ये कुछ एक प्रॉपर्टीज लॉग की यूज कर रहा था, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप इसका इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते थे, राइट। लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, सो ये क्वेश्चन है एरिथमेटिक मीन ऑफ स्कोर्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स। 25 स्टूडेंट्स का AM जो है वो 50 दे रखा है। एक बात बताओ, सम ऑफ दीज 25 स्टूडेंट्स अगर मुझे निकालना हो तो कितना होगा, 25 इंटू 50 यानी 1250। ये इन 25 लोगों का सम हो गया। एरिथमेटिक मीन यानी एवरेज मुझे दे रखा था 50। 5 ऑफ दीज स्टूडेंट्स टॉप द एग्जामिनेशन विद द सेम स्कोर, यानी जो 5 टॉपर्स हैं उनका सभी का स्कोर कैसा है, सेम है। मैं मान लेता हूं कुछ एक x है, तो ये जो मेरे 5 टॉपर है इनका स्कोर हो गया 5x, ठीक है। अब ये कह रहा है इफ द स्कोर्स ऑफ द अदर स्टूडेंट्स आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स गाइस विद द लोएस्ट बीइंग 30, सबसे छोटा नंबर 30 है और हर किसी का स्कोर डिस्टिंक्ट है, यानी मैं 30 से अगर स्टार्ट करूं और मुझे 20 स्कोर लेने हैं, क्योंकि 25 टोटल है, 25 में से 5 स्टूडेंट्स मैंने जो टॉपर्स है उनको अलग किया, रिमेनिंग 20 का अगर मुझे स्कोर लेना है तो ये जाएगा 30 31 टिल कहां तक चला जाएगा, 49 तक चला जाएगा। ये मेरे डिफरेंट स्कोर्स हो सकते हैं, क्योंकि मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं कुछ और वैल्यू भी ले सकता था, मैं ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्यों ले रहा हूं। तो ये चीज आपको सीखनी है, क्योंकि क्वेश्चन ने ये कहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर ऑफ द टॉपर। आप मुझे एक बात बताओ, जो मेरा टोटल है मुझे उसमें से 20 स्टूडेंट्स का सम माइनस करना है, ये जो बचा हुआ होगा ये मेरे टॉपर्स का स्कोर होगा जो 5 है, फिर मैं डिवाइड बाय 5 करके एक का स्कोर निकाल लूंगा, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, जितना ये कम होगा, मिनिमम होगा, उतना ही ये डिफरेंस बड़ा होगा, और जितना ये डिफरेंस बड़ा होगा टॉपर की वैल्यू उतनी बड़ी आएगी, राइट। तो इसको इसलिए मुझे मिनिमम करना है, तो मिनिमम करना है और सबके स्कोर मुझे डिस्टिंक्ट लेने हैं, तो क्योंकि यहां लिखा है डिस्टिंक्ट इंटीजर्स,
तो मुझे अगर सबके स्कोर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स लेने हैं तो इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 30, ये लिखा है लोवेस्ट बीइंग 30, तो 30, 31, 32 और कहां तक चला जाऊंगा, 49 तक चला जाऊंगा। दीज आर द 20 डिस्टिंक्ट स्कोर्स, राइट। अब अगर मैं इनका सम करूं तो कैसे कर सकता हूं, बहुत आसानी से कर सकता हूं, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो मैं क्या करूंगा इसका सम निकालने के लिए, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, जो कि बना 79, ठीक है, डिवाइड बाय 2। And how many terms are there? Terms are 20. This sum is coming out as 790. यानी जो मेरे 20 लोग हैं इनका सम आया 790। तो गाइज अगर मैं ये 1250 में से 20 लोगों का सम हटा दूं तो बचा कितना, लेट्स फाइंड इट आउट। सो दिस बिकम्स योर 0 एंड दिस इज योर 6 and 11 minus 7 is 4. This is coming out as 460 which is equals to 5x. तो एक टॉपर का स्कोर बन गया आपका 46 into 2 which is your 92. करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 92। आई होप आपको ये समझ में आया। दिस वाज अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन बेस्ड अपॉन योर एवरेज, ठीक है। चलिए, okay, so here is our next question, question number 8. One part of a hostel's monthly expenses is fixed and the other part is proportional to the number of its boarders. The hostel collects 1600 rupees per month from each boarder. देखो यार, इतना पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये आपका प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है एंड द कॉन्सेप्ट इज पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल। इस तरीके का एक वेरिएशन इसमें हमें देखने को मिल रहा है, राइट। तो जनरली अगर हम देखें तो इसका जो एक्सप्रेशन बनता है वो ये बनता है कि जो आपके टोटल एक्सपेंस है ये बराबर हुआ आपका फिक्स्ड एक्सपेंस प्लस कितने नंबर ऑफ जो भी, जैसे यहाँ अगर बात करें तो बॉर्डर्स हैं तो दिस इनटू जो भी आपका वेरिएबल एक्सपेंस है वो, बस ये काम में आने वाला है यहाँ पे, राइट। तो अगर हम ध्यान से देखें, आप 1600 रुपये कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, और जब आपके 50 बॉर्डर्स हैं उस केस में आपको प्रॉफिट हो रहा है 200 का, यानी 1600 माइनस 200 1400, ये आपका पर बॉर्डर का कॉस्ट आया। कितने हैं, 50 हैं। ये बराबर हुआ फिक्स्ड एक्सपेंस को मैंने f मान लिया, बॉर्डर्स हो गए हैं मेरे 50 और वेरिएबल एक्सपेंस को मैंने v मान लिया। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन विल बी, नाउ आई हैव नंबर ऑफ बॉर्डर्स 75, प्रॉफिट इज 250, यानी इस बार मेरा जो खर्चा हुआ वो ये हुआ, बॉर्डर्स कितने हैं 75 एंड इस केस में फिक्स्ड एक्सपेंस प्लस 75 इंटू वी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हमें क्या करना चाहिए, पहले f और v की वैल्यू को क्विकली कैलकुलेट कर लेना चाहिए। कैसे कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो 75 माइनस 50 ये बनेगा 25 इंटू वी, ठीक है। अच्छा, अब लेफ्ट पार्ट को कैसे सिंप्लीफाई करें, तो आप इस तरीके से कॉम्बिनेशंस बनाओ ताकि कुछ कॉमन निकल के आए, जो कि साफ साफ दिख रहा है। भाई ये 50 है, आप इसको 25 इंटू 2 लिख सकते हो। ये आपका 75 है, इसको आप 25 इंटू 3 लिख सकते हो। देन दोनों में एक 10 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो आप क्या कर दो, 250 अलग कर लो, जो कि स्ट्रेट अवे आपको कॉमन निकल के आ जाएगा। और उसके अलावा बाकी पार्ट क्या बनेगा वो आप देख लो। तो जैसे आपने कहा 135 इंटू 3, तो 135 इंटू 3 बनेगा आपका 405। 140 आपका ये आया इंटू 5, आप 2, 140 इंटू 2 करते हो तो ये बनेगा आपका 280, यानी 405 में से 280 आपको माइनस कर देना है, ये बनता है आपका 125। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो स्ट्रेट अवे v की वैल्यू आती है 1250। आई होप ये आपको समझ में आया, दिस इज वेरी इजी। अब आप ये v की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में रखो, जल्दी से आप f भी निकाल लो। तो अगर हम कैलकुलेट करें, इसको हटा दो आप, तो v की वैल्यू आ गई है आपकी, यहाँ लिख लेता हूं मैं 1250। अब हमने इसको इस इक्वेशन में डाल दिया, तो यहां से अगर देखें तो 1400 इंटू 50 कितना बना, 14 इंटू 5 70, दिस बिकम 70,000, ये 70,000 हो गया। और फिक्स्ड एक्सपेंस की वैल्यू निकालनी है 125 इंटू 5 62500, यानी f की वैल्यू आ गई आपकी 70,000 माइनस 62500, दिस बिकम 7,500, ये भी हमें मिल गया। तो हमारा f भी आ गया है 7,500। दैट्स इट। अब हमें क्या करना है, अब ये बोल रहा है कि भैया जब आपके नंबर ऑफ बॉर्डर्स 80 हैं उस केस में टोटल प्रॉफिट कितना हुआ ये बता दीजिए। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो नंबर ऑफ बॉर्डर्स जो हैं वो हमारे 80 हैं, राइट। तो अब इस बार अगर कलेक्शन देखें तो कलेक्शन कितना है, तो 1600 मल्टीप्लाइड बाय 80, ये हमारा कलेक्शन होगा, क्योंकि आप 1600 रुपये कलेक्ट कर रहे हो ना। ये वैल्यू कितनी आई आपकी, अगर इसको ध्यान से देखें तो 0 0 0, दिस बिकम्स 8 6 48, right, and 128 0 0 0, this is the value that you are getting, right. So 8 6 48, 4 8 1 8 and 4 12, correct.
सो ये आपका कलेक्शन हुआ। अब आप इसमें से अगर अपनी कॉस्ट हटा दोगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। कॉस्ट आप कैसे निकालोगे? तो कॉस्ट निकालने के लिए आप क्या करो, जो आपका एक्सप्रेशन है यानी क्या है ये, इसमें आप क्या करो, अपने फिक्स्ड एक्सपेंस की वैल्यू जो कि ये है, वेरिएबल एक्सपेंस की वैल्यू जो कि ये है, और नंबर ऑफ बॉर्डर जो कि ये है, ये पुटअप कर दीजिए एंड फाइंड इट आउट। तो ये फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो फिक्स्ड एक्सपेंस 7500, ये तो आ ही रहा है। वेरिएबल एक्सपेंस 80 लोग हैं और ये है 12500। 125 इंटू 8 किया 1000 आया, दिस बिकम्स 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख स्ट्रेट अवे अगर मैं इसमें से हटा दूं तो मेरा बचा 28,000। 28,000 में से 7,500 और हटा दूं मैं तो ये बचा मेरा 20,500। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन। आई होप इट इज क्लियर टू यू, दिस वाज एन इजी क्वेश्चन, राइट? So here is our next question, question number 9. One day Rahul started a work at 9 a.m. and Gautam joined him 2 hours later. ठीक है, तो देखो यार, इसको पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। हम एक काम करते हैं, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि राहुल 1 आवर में 1 यूनिट ऑफ वर्क करता है। अब अगर उसने 9 बजे स्टार्ट किया और गौतम ने 2 घंटे बाद ज्वाइन किया तो उसने 2 आवर्स में कुछ काम किया होगा, राइट? तो 2 आवर्स में कितना काम किया? अगर वो 1 आवर में 1 यूनिट करता है तो 2 आवर्स में 2 यूनिट्स करेगा, राइट? अब गौतम जो है वो 1 आवर में कितने यूनिट करता है? हम अज्यूम कर लेते हैं B यूनिट्स करता है, राइट? अच्छा जी, तो अब इसने कहा देन दे वर्क टुगेदर एंड कंप्लीट द वर्क एट 5 PM। तो 2 घंटे इसने अकेले काम किया, फिर उसके बाद 11 से 5 यानी और 6 घंटे दोनों ने मिलके काम किया। इतना काम टोटल बना। दिस इज आवर टोटल वर्क। Now it says that if both had started at 9 AM and worked together, the work would have been completed 30 minutes earlier. यानी अगर शुरू से ही दोनों ने साथ में काम किया होता तो काम 30 मिनट्स पहले कंप्लीट होता। अभी काम खत्म हो रहा है 6 आवर्स ये, 2 आवर्स राहुल ने अकेले काम किया 8 घंटे में। तो अगर ये साथ में करते तो 7.5 घंटे में काम कंप्लीट होता 7.5, और क्योंकि दोनों साथ में कर रहे थे टोटल यूनिट्स होते इतने। दिस इज आवर टोटल वर्क, इसलिए मैंने इक्वल करवा दिया। यहां से हम क्या करेंगे, पहले b की वैल्यू निकालेंगे। लेट्स सॉल्व इट। सो 7.5 माइनस 6, दिस बिकम्स 1.5 यानी 3/2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस b विल बी नथिंग बट इक्वल टू 2। तो यहां से 1 प्लस b आपका आता है 4/3 और यहां से b हो जाता है 1/3। वेरी गुड। अब अगर हम b की वैल्यू उठा करके इसमें पुटअप कर दें तो ये हमारा टोटल वर्क होगा जो कि इसके बराबर है। आप किसी में भी पुट कर सकते हैं। टोटल वर्क आप फाइंड आउट कर लीजिए। टोटल वर्क की वैल्यू कितनी हो गई है? 1/3 रखा, 1 प्लस 1/3 बना 4/3, 4/3 इंटू 7.5, ये हमारा टोटल वर्क हो गया है। अब क्वेश्चन हमको कह रहा है कि अगर राहुल अकेले काम करेगा तो कितने समय में काम को कंप्लीट करेगा। ये टोटल वर्क है। 1 घंटे में राहुल 1 यूनिट करता है, यानी जितना वर्क उतना ही उसको समय लगेगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट्स सॉल्व इट। सो दिस बिकम्स 2.5 इंटू 4 विच इज नथिंग बट 10 आवर्स। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4th ऑप्शन विच इज 10। लेट्स प्रोसीड फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, तो दिस क्वेश्चन is based upon your percentage increase. It says that the total of, देखो गाइस, यहां पे ये चीज ध्यान में रखने वाली है, टोटल ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन। इंडिविजुअल मेल पॉपुलेशन और फीमेल पॉपुलेशन के टोटल की बात नहीं कर रहा है, ये ओवरऑल पॉपुलेशन की बात कर रहा है। वो 25% से इंक्रीज हो गई फ्रॉम 1970 टू 1980। एक काम करते हैं, मेल की पॉपुलेशन क्या थी, और क्योंकि देखो यार ये परसेंटेज इंक्रीज की बात कर रहा है तो उसमें इनिशियल वैल्यू हम क्या अज्यूम करेंगे, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेल की पॉपुलेशन को मान लेते हैं 100, फीमेल की भी इनिशियल पॉपुलेशन को मान लेते हैं 100। टोटल पॉपुलेशन जो है हमारी वो बन जाती है 200। ये हमारी टोटल पॉपुलेशन। ईयर हमारा हो जाता है 1970। 1970 से 1980 में आपने ओवरऑल पॉपुलेशन जो है उसको 25% से ग्रो किया है। 25% यानी 1/4 अगर इसका देखोगे तो वो बनता है आपका 50, यानी ये हो जाती है 250। ठीक है, 25% का इंक्रीमेंट हुआ। नाउ ड्यूरिंग द सेम पीरियड मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 40%, यानी ये बना 140। ये हो गया। अच्छा, एक काम हम ये कर सकते हैं इसमें कि इसको इनिशियली हम 100x और 100y लेकर के चल सकते हैं ताकि हम इनके बीच में क्या रिलेशन है वो फिगर आउट कर पाए, राइट? तो ये हमारा हो जाएगा 100x प्लस y, और 25% का इंक्रीमेंट करवाएंगे तो ये बनेगा 125 इंटू एक्स प्लस वाई। ये होता है आपका 1980 में। ये आप कर सकते हो, राइट?
अब आप ये देखो कि इंडिविजुअली मेल पॉपुलेशन में कितने का इंक्रीमेंट हुआ, सो दिस इज नथिंग बट 40%। तो 40% का अगर इंक्रीमेंट हुआ तो ये हुआ 140x, और यहां पे फीमेल पॉपुलेशन में अगर 20% का इंक्रीमेंट हुआ तो ये हुआ 120y। अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो इसके बराबर कर सकता हूं, क्योंकि मेल और फीमेल की टोटल पॉपुलेशन 1980 में ये थी हमारी 125 इंटू एक्स प्लस वाई। दोनों को जोड़ते हैं, ये बना 140x प्लस 120y, जो कि बराबर हुआ 125 इंटू एक्स प्लस वाई के। 140 माइनस 125 विल बी 15x, 125 माइनस 120 विल बी 5y। यहां से सॉल्व करके y आता है 3x के बराबर। बहुत ही आसान, यानी अगर ये 100 है तो ये लिखूंगा 300। ओवरऑल वैल्यू मेरी हो गई है 400, ये मेरी वैल्यू बन गई है 400, लिख सकते हैं हम इसको ऐसा, ठीक है। अगर 100 है, 40% का इंक्रीमेंट किया है मैंने, तो ये बन गया है 140। 300 जो है उसमें मैंने 20% का इंक्रीमेंट किया है, तो ये हो जाएगा 360, और ये मेरा हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 125 इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ रही है 4, तो भाई 3 ये हो गया, 3 टाइम्स ऑफ दिस एंड 4, करेक्ट। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, या आप ये भी कर सकते हो कि 400 है, उसमें आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेट अवे आप, ये कह रहा है 1980 से 90 में फीमेल पॉपुलेशन, ये ओवरऑल पॉपुलेशन जो है हमारी वो बढ़ी है 25% से, ठीक है। तो इसका 25% निकाल करके आप ऐड करवा सकते हैं। तो 25% अगर निकाल करके ऐड करवाएंगे तो ये वैल्यू बनती है 500। यहां से भी जोड़ सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो, एक ही बात है। नाउ इट सेज दैट इन 1990 व्हाट हैपेंड, 1980 से 1990 में फीमेल पॉपुलेशन और 25% से बढ़ गई। तो 1980 से 1990 में अगर आप जाते हैं तो फीमेल पॉपुलेशन को आप 25% से बढ़ा दीजिए। 25% होता है 1/4 यानी 90 का इसमें एड ऑन किया, ये बनता है 450, और ये 450 हुआ। फीमेल पॉपुलेशन के लिए क्वेश्चन कह रहा है कि डबल है, किसका डबल है, मेल पॉपुलेशन का, यानी मेल पॉपुलेशन हो जाएगी 225। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं ये बनता है 675। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन द सिटी फ्रॉम 1970 से 1990 में टोटल में कितना परसेंटेज चेंज आया। तो 675 हो गया, पहले 400 था, इंक्रीमेंट हुआ 275 का, बेस बना मेरा 400 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया मैंने। इसको सॉल्व करूंगा, ये बनता है 6 टाइम्स 24 35, 4 8 32, 3 4 7 28, 4 5 20। करेक्ट आंसर है 68.75% का इंक्रीमेंट। तो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन योर ज्योमेट्री। एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, बना लीजिए आप, क्योंकि हमने देखा जब तक आप ज्योमेट्री में फिगर नहीं बनाएंगे तब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है कि ये क्वेश्चन कैसे अनफोल्ड होगा। ABCD is a parallelogram. The length of the side AD and the diagonal AC are 10 and 20. ये 10 है, ये 20 है। Now, if the angle ADC, यानी ये एंगल भी दे दिया, कितना है 30 डिग्री। आप एक काम कीजिए, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करवा दीजिए, ठीक है। तो ये 30, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा आपका 60, ठीक है जी। हमसे पूछा जा रहा है पैरेललोग्राम का एरिया। अब हमें ये सोचना है सबसे पहले तो कि अगर मुझे पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा और उसका डबल कर दूंगा। तो ट्राइंगल का एरिया मैं कैसे निकालूंगा, तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मुझे किसी तरीके से ये साइड लेंथ मिल जाए तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दूंगा। उसके लिए हाइट भी चाहिए, बहुत आसानी से निकल रहा है, देखो कैसे निकलेगा। तो आपको पता है कि एक 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो होता है 1:√3:2। यानी 90 के सामने वाली साइड अगर 10 है, यानी 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर ये 10 है तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया 5, यानी 30 के सामने वाली साइड लेंथ 5 हो गई। अगर ये 5 है, ये 20 है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो 400 माइनस 25 यानी 375। 375 कितना होगा, तो दिस इज नथिंग बट 25 इंटू 15, तो ये बना 5√15। ये मेरी यहां तक की वैल्यू आई। अब मुझे ये और चाहिए, तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड लेंथ ये है, यानी √3 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू हो जाएगी 5√3। तो ये बन गया मेरा 5√3, ठीक है। इस तरीके से मैं अपना बेस जो है वो फाइंड आउट कर सकता हूं। तो ये हुआ हाफ इंटू बेस, जो कि कितना है 5√3 प्लस 5√15, ये मेरा बेस है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट कर दूंगा मैं। तो हाइट की वैल्यू कितनी आ रही है, हाइट की वैल्यू आ रही है 5, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
अब इसका मुझे डबल करना है टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये तो एक ट्राइंगल का एरिया हुआ, इसका डबल करूंगा तब जाके पैरेललोग्राम का एरिया मिलेगा। ये कैंसिल हो गया पूरा, इसको मल्टीप्लाई किया, आंसर इज कमिंग आउट एज 25, दिस बिकम्स √3 प्लस √15, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, दिस ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, सो इट सेज दैट देयर इज अ पार्क एंड दिस पार्क इज शेप्ड लाइक अ रोम्बस। तो एक पार्क है, ये आपको गिवन है, और ये एक रोम्बस के जैसा है, रोम्बस की इसकी शेप है। ठीक है जी, देखो रोम्बस जो है वो स्क्वायर के साथ में कुछ सिमिलैरिटीज रखता है और कुछ आपकी डिससिमिलैरिटीज भी रखता है। तो सिमिलैरिटी क्या है, जैसे चारों साइड्स इक्वल है, रोम्बस की भी इक्वल है, स्क्वायर की भी इक्वल है। डिससिमिलैरिटी क्या है, चारों एंगल अलग होते हैं इसमें, स्क्वायर में चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। दूसरी चीज ये है कि स्क्वायर के दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, यहां दोनों डायगोनल्स अलग अलग होते हैं। एक और सिमिलैरिटी ये है कि डायगोनल स्क्वायर में भी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, यहां भी डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो वो कुछ ऐसा बनेगा, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब हो गया कि ये जो दोनों हाफ हैं ये बराबर हैं, ये हमारा एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, इसको वाई बोलेंगे तो इसको भी वाई बोलेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपका रोम्बस का एरिया 96 है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स, तो 2x इंटू 2y, ये बराबर 96 के हुआ, ये से कैंसिल, ये 48 बना। तो यहां से x इंटू वाई जो आया ये 48 के बराबर आ गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। दिस इज नथिंग बट 48। अब क्वेश्चन कह रहा है 40 मीटर की फेंसिंग की जरूरत है आपको इस पार्क को एनक्लोज करने के लिए। 40 मीटर की फेंसिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको ये पूरा बाउंड्री कवर करना है तो आपको 40 मीटर की रिक्वायरमेंट है, यानी इसका जो पेरीमीटर आ रहा होगा वो 40 मीटर है, राइट। तो यानी मेरा अगर साइड लेंथ में a बोलूं एक बार के लिए तो 4a जो हुआ ये बराबर किसके हुआ, 40 के। तो यहां से a बराबर 10 के हो गया, बहुत ही आसान, राइट। तो ये मेरी साइड लेंथ है। चलिए जी, अब अगर ये मेरा 10 है तो क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, और अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ये मैं लिख सकता हूं। अब मुझे 48 को 2 फैक्टर्स में इस तरीके से ब्रेक करना है कि जब मैं वो वैल्यूज इसमें पुट करूं तो उसको सेटिस्फाई करे। दैट इज द राइट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आप क्या क्या 2 फैक्टर बनाओगे, 1 इंटू 48 नहीं करेगा, 2 इंटू 24 वो भी नहीं करेगा, देन 3 इंटू 16 दैट विल ऑल्सो नॉट डू। तो जब आप चेक करोगे यू विल फाइंड आउट 8 इंटू 6 प्रोडक्ट करने पे होता है 48, और 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36, इसका अगर सम करें तो ये बनता है 100। तो यानी x हो गया 8, y हो गया 6। मुझसे पूछ क्या रहा है ये मुझसे पूछ रहा है कि अगर मुझे डायगोनल जो हैं उनके अलोंग इलेक्ट्रिक वायर्स को ले करना है तो उसका क्या कॉस्ट आएगा, जब मेरी पर मीटर की कॉस्ट है 125 रुपीज। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दोनों डायगोनल्स की लेंथ निकाल लेनी है, या आप ये भी कर सकते हो कि x प्लस वाई किया, जो सम आया मल्टीप्लाइड बाय 125 किया, उसका डबल कर दिया, दैट विल बी दी आंसर। तो बस हमें क्या करना है, दोनों का अगर मैं x प्लस वाई करता हूं यानी सम ऑफ ये निकालता हूं तो ये कितना आता है मेरा 8 + 6 14, 14 इंटू 250 इंटू 2 कर देंगे हम लोग। तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये बना 500, और 500 इंटू 1 सेकेंड 125 का डबल, करेक्ट, तो ये ऑलरेडी हो गया। तो दिस इज 250, 250 इंटू 2 500 इंटू 7, दिस बिकम्स 3500। करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 3500, दैट्स द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। सी गाइस, हमने 12 सवाल अब तक बनाए, क्वेश्चंस वर रियली इजी। आप अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, बेसिक चीजें आपको आती हैं, तो ये सवाल बनाना बहुत ही आसान था, राइट। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्या है। अब देखो यार, ये मॉड्यूलस का क्वेश्चन है, ठीक है, और x प्लस 2y की एक डेफिनेट वैल्यू पूछ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप जब इसको ओपन करोगे तो टोटल 4 केसेस बनेंगे, 4 में से 3 केस आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, एक केस होगा जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका वो केस आपका सेटिस्फाई हो रहा होगा, करेक्ट होगा वो केस, और उस केस से x और y की वैल्यू आएगी जिसको पुट करके इसमें आप अपना फाइनल आंसर निकाल सकते हो। तो हम पहले देखते हैं क्या 4 केसेस बनेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो केस 1 होगा वो होगा कि x ग्रेटर देन 0 और उसके साथ साथ y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक केस ही होगा। दूसरा केस क्या होगा, केस 2 विल बी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसके साथ y को लेस देन 0 कर दो। तीसरा केस क्या होगा, तो केस 3 विल बी x इज लेस देन 0, उसके साथ y को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दीजिए। एंड चौथा केस आपका हो जाएगा x इज लेस देन 0 एंड y इज ऑल्सो लेस देन 0। दीज आर द 4 केसेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये केस देखते हैं। अगर ये वाला केस है तो मतलब x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो ये एक्सप्रेशन बन गया अपना
3x प्लस, क्योंकि y पॉजिटिव है तो एज इट इज यहां से इसको मॉड हटाएंगे, y ले लेंगे, तो 2y प्लस y विल बी 3y, तो 3x प्लस 3y बराबर हुआ 7k। और इसको देखें तो x भी पॉजिटिव है तो ये बना 2x प्लस 3y, ये बराबर हुआ 1k। सब्ट्रैक्ट किया मैंने तो 3x माइनस 2x आया x, ये कैंसिल हो गया, ये बराबर हो गया 6k। x की वैल्यू अगर 6 आ रही है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, लेट्स चेक इट आउट। यहां पुट किया इसमें 6 2 12, 1 माइनस 12 माइनस 11, तो y की वैल्यू आई माइनस 11/3। आप देखो, आपने अज्यूम किया था कि x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, x तो पॉजिटिव आ गया लेकिन y आपका नेगेटिव है, यानी ये केस हो गया है एलिमिनेट। अब आ जाइए आप सेकंड केस पे। तो सेकंड केस में अभी भी हमारा x जो है वो पॉजिटिव है, यानी पहली इक्वेशन तो हमारी यही बनेगी, एक सेकेंड सॉरी, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, ये क्या बनेगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, ये तो सेम रहेगी सेकंड इक्वेशन। और इसका क्या होगा, y नेगेटिव है तो दिस विल बी 3x माइनस 2y प्लस y, यानी माइनस का y, ये बराबर हो जाएगा 7k। अब देखो, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दूं बोथ साइड्स, ठीक है, तो ये क्या बनता है मेरा, मैं स्ट्रेट अवे लिखूं तो दिस बिकम्स 9x, ठीक है, माइनस का 3y इज इक्वल टू 21। और अब अगर इस सिचुएशन में इनको ऐड करता हूं तो ये होता है 11x इज इक्वल टू 22, यहां से x की वैल्यू आती है 2। अगर मेरा x 2 है, इसमें पुट किया मैंने तो 2 2 4, 1 माइनस 4 माइनस 3, y की वैल्यू आ गई माइनस का 1। आपने क्या अज्यूम किया था, x पॉजिटिव y नेगेटिव, क्या ये वैल्यूज आ रही हैं उसी के कोरिस्पॉन्डिंग, यानी नेचुरल सी बात है कि अगर ये केस आपका सेलेक्ट हो गया है तो बाकी केस एलिमिनेट होंगे ही होंगे। ये आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूं कि आप ये दोनों केसेस को सॉल्व कीजिएगा और ये चेक कीजिएगा कि क्या ये केसेस एलिमिनेट हो रहे हैं नहीं। आप ये चीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये दोनों केसेस एलिमिनेट इसमें हुए कि नहीं। तो हमारा केस हमें मिल गया है, इसका मतलब हमें हमारी x और y की वैल्यू भी मिल गई है। अगर इसमें पुट करें, x हो जाता है 2, y इज -1 इंटू 2 माइनस का 2, सम किया, रिजल्ट इज कमिंग आउट एज 0। आंसर फॉर द क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑप्शन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। Let's proceed. So here is our next question, question number 14. It says that there is a tournament in which a team has played 40 matches and so far and won 30% of them. Then it says that if they win 60% of the remaining matches, then their overall win percentage will be 50%. Guys, मैं इस सवाल को एलिगेशन की हेल्प से बनाऊंगा और देखो कितना जल्दी बनेगा। तो आपने 40 मैचेस प्ले किए, उनमें आपका विन परसेंटेज 30% है, ठीक है, यानी 12 मैचेस। आप रिमेनिंग कितने मैचेस प्ले करते हो नहीं पता, मैंने माना कुछ एक एक्स मैचेस, इनमें आपका विन परसेंटेज 60% है, तो आपका ओवरऑल जो विन परसेंटेज है वो 50% हो जाता है, राइट। यहां से हम एलिगेशन यूज करते हैं, 60 माइनस 50 इज 10, 50 माइनस 30 इज 20, ये रेशो बनता है 1:2। यानी 40 मैचेस अगर आप यहां प्ले कर रहे हो तो इसकी वैल्यू हो गई है 80, राइट। तो टोटल मैचेस कितने हो गए, अगर दोनों को ऐड कर दें तो दिस बिकम्स 120। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ मैचेस, राइट। अच्छा जी, अब इसने कहा सपोज दे विन 90% ऑफ द रिमेनिंग मैचेस, देन द टोटल नंबर ऑफ मैचेस वॉन बाय द टीम इन द टूर्नामेंट। देखो यार, 12 मैच तो पहले ही जीत लिए थे आपने, 30% ऑफ 40, ठीक है। और ये जो रिमेनिंग मैचेस हैं आप कह रहे हो उसका 90% आप जीत रहे हो, यानी 72 मैचेस आपने और जीत लिए, तो ये कितना हो गया आपका 84। टोटल मैचेस जो आपने जीते टूर्नामेंट में वो थे 84। सी हाउ इजी दिस क्वेश्चन वाज, ये तो बनना ही चाहिए था, ठीक है। लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. So here is our next question. It says that a shop owner bought a total of 64 shirts, okay, from a wholesale market that came in two sizes, small and large. The price of a small shirt was ₹50 less than that of a large shirt. एक काम करते हैं, लार्ज शर्ट की जो प्राइस है उसको मान लेते हैं ₹X, तो जो स्मॉल शर्ट होगी उसकी प्राइस हो जाएगी X minus ₹50, ठीक है। Now it says that she paid a total of ₹5,000 for the large shirts. देखो, तुमने लार्ज शर्ट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो अमाउंट स्पेंड किया वो 5,000 है। एक लार्ज शर्ट का प्राइस अगर ये है तो टोटल नंबर ऑफ लार्ज शर्ट्स कितनी हो जाएंगी, सो फॉर दैट टोटल अमाउंट डिवाइड बाय एक लार्ज शर्ट का अमाउंट, ये रुपीज में है, ठीक है, तो x। इसी तरीके से तुमने टोटल 1,800 रुपए खर्च किए, 1,800 रुपीज यू हैव स्पेंड फॉर स्मॉल शर्ट्स एंड प्राइस ऑफ अ स्मॉल शर्ट इज गिवन एज व्हाट, इट इज नथिंग बट x minus 50। तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शर्ट्स की अगर वैल्यू निकालनी होगी तो वो कितनी आएगी, और टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स दे कितनी रखी है हमें 64। अब देखो, तुम ये मत करो कि तुम यहां से एलसीएम लेते हो एंड देन उसको सॉल्व करना, इक्वेशन बनाते हो। सी, यू आर प्रोवाइडेड विद ऑप्शंस, प्ले विद ऑप्शंस ऑलवेज, राइट।
अब लेकिन एक बार रीड करना है केयरफुली, क्योंकि ऑप्शंस में x की वैल्यू नहीं है। ऑप्शंस में क्या है, तो ये कह रहा है देन द प्राइस ऑफ अ लार्ज शर्ट एंड अ स्मॉल शर्ट टुगेदर इज, यानी ये लार्ज शर्ट और स्मॉल शर्ट की कंबाइंड प्राइस है। तो दोनों को जोड़ूं तो ये बनता है 2x माइनस 50, यानी ये 2x माइनस 50 की वैल्यूज हैं। मैंने हमेशा सिखाया कि जब भी ऑप्शंस के साथ में गो थ्रू करना है, ऑप्शंस को यूज लेना है, तो यू ऑलवेज स्टार्ट विद फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन एंड देन आप बी एंड सी को चेक करो। दैट इज द वे, राइट? क्योंकि जनरली जो ऑप्शंस अरेंज किए जाते हैं वो इसी तरीके से किए जाते हैं, या तो लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से तो ऑप्शन को रखेंगे लास्ट में, या फिर लोग स्टार्ट करते हैं लास्ट से तो ऑप्शन को रखेंगे फर्स्ट में, जब भी वो चाहता है कि आप ऑप्शन यूज लो, राइट? तो आप हमेशा फर्स्ट एंड फोर्थ को चेक करो, देन उसके बाद सेकंड एंड थर्ड पे जाइए, ठीक है? तो 2x माइनस 50 को अगर मैं पहला ऑप्शन यानी 150 के बराबर करता हूं, तो यहां से 2x बराबर होता है 200 के और x बराबर होता है 100 के। अब अगर x 100 है, इसमें पुट करते हैं 100 माइनस 50 इज 50, 2 टाइम्स, ये बना 36, डिवाइड करने पर यहां रखा अपन ने 100, तो 100 कैंसिल किया, 50 प्लस 36 86 होता है, जो कि इसके बराबर नहीं आ रहा, यानी ये मेरी वैल्यू नहीं है, 150 नहीं है, तो ये ऑप्शन मेरा आंसर नहीं है। अब मैं स्टार्ट करूंगा फोर्थ ऑप्शन से, तो इसने कहा 200 ले लो आप, तो 2x बराबर हो गया 250, तो x बराबर हो गया आपका 250/2 विच इज 125, ये x हुआ जब आपने 2x माइनस 50 को 200 के बराबर किया, ठीक है? अगर 125 में से 50 हटाऊं तो बचता है 75। 75 इसको कितना टाइम्स कैंसिल करता है, तो 25 3 जा 75, और ये हो गया 4 और 3 6, तो 24 आ गया सॉल्व हो करके, ठीक है? इधर रखा मैंने 125, 8 टाइम्स हो गया मेरा 1000, 8 5 जा 40, तो 40 प्लस 24 इज कमिंग आउट है 64, जो कि मेरा सेटिस्फाई हो रहा है, यानी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज डी ऑप्शन। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया है। लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखते हैं ये क्या क्वेश्चन है। सो हियर इज आवर IIM अहमदाबाद क्वेश्चन। इट सेज दैट कंसीडर अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, सच दैट, ओके। देखो ये फंक्शंस का क्वेश्चन है और हमें पता है कि इसमें कोई एक पैटर्न बन रहा होता है, वो पैटर्न हमें फिगर आउट करना होता है। जब हम वो पैटर्न फिगर आउट कर लेते हैं तो फिर देन इसकी सॉल्विंग बहुत ही आसान हो जाती है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x1 यानी 1 के लिए हमारी वैल्यू क्या आ रही है वो हमें गिवन है -1, ठीक है? x2 निकालते हैं। x2 कितना बना, तो n की जगह क्या रखना पड़ेगा x2 के लिए 1, तो x2 इज इक्वल टू x1, ठीक है, प्लस 1 माइनस 1, ये खत्म हो जाएगा, तो यानी ये हो गया हमारा x1, और ये कितना हो जाएगा, सॉरी n की जगह 2 रखो, है ना, मतलब आपने रखा है यहाँ पे, आपको 2 चाहिए तो n की जगह आपने 1 रख दिया है, ठीक है? तो x1 हुआ आपका -1 और 2 निकालने के लिए आपने 1 रखा, तो ये बना x1, ये बना 1 माइनस 1 0। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट, ठीक है, लिखना चाहें तो आप पूरा लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 इज 0, ठीक है? x3 पे चलते हैं अपन। x3 क्या बोल रहा है, x3 बोल रहा है कि n की जगह 2 रख दो आप, तो अगर आपने 2 रखा है यहाँ पे तो ये बना आपका x2, ठीक है, जो कि बराबर किसके है, x1 के, ठीक है? x2 प्लस आपने 2 रखा, 2 माइनस 1 1 हो गया यहाँ पे। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आ गई है, ठीक है? तो हमने x1 निकाला, x1 हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था जो कि था -1। अगर यहाँ पे n की जगह 1 रखेंगे तो ये बनेगा x2। x2 की वैल्यू निकालने के लिए n की जगह हमने 1 रखा, राइट? तो x1 प्लस कितना बना ये 1 माइनस 1, जो कि हो गया 0, तो ये हो गया हमारा x3 बराबर हुआ 2 रखा हमने, तो x2 प्लस 1 x3, यहाँ हमने रखा 2 विच इज x2, तो x2 बराबर x1 के वो हमने ले लिया, एंड दिस बिकम्स 2 माइनस 1 1, ठीक है? नेक्स्ट x4 अगर देखें तो x4 बराबर हो जाएगा, 3 रखेंगे n की जगह पे, तो ये बना x3 जो कि बराबर है x1 प्लस 1, और ये हो गया है हमारा 3 माइनस 1 2। यानी हमें एक बात समझ में आ गई है कि x2 के केस में जो ऐड हो रहा है वो 0 है, x3 के केस में जो ऐड हो रहा है वो +1 है, x4 के केस में हम कहां तक जा रहे हैं, 2 तक जा रहे हैं, राइट? तो 3 के केस में 1 तक, 4 के केस में 2 तक। इसी तरीके से अगर 100 हमें निकालना हो तो कहां तक जाएंगे, 1 प्लस कितने का गैप आ रहा है, 2 का ना, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 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 कहां तक चले जाएंगे, 98 तक चले जाएंगे, ठीक है? यानी इसका सम जो हुआ वो कितना हुआ, तो ये हुआ 98 इंटू 99/2। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि ये मेरे कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है? दीज आर द कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। इनका सम निकालने का तरीका है n इंटू n प्लस 1/2। अभी ये हो गया है 49 इंटू 99, ठीक है? इसको क्विकली एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो 99 इंटू 49, व्हाट इज द वैल्यू दैट आई एम गेटिंग, लेट्स फाइंड आउट। सो दिस इज 81 8 81 एंड 36, सो 9 के 9 मल्टीपल्स इधर हो गए, और 81 एंड 36 सिंपली ऐड कर दो,
तो दैट इज 117 एंड 8, दिस बिकम्स व्हाट 117 एंड 8 will be 125, 125, 5 will be here, 12 here, 9 4s are 36 and 12, this becomes 48, 4851 minus 1 करेंगे, करेक्ट आंसर इज 4850। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 16। -1 क्यों किया मैंने? क्योंकि x1 की वैल्यू जो है वो क्या है, -1। ये मैं इसमें पुटअप करूंगा, तो जो भी इसका रिजल्ट आया, जो कि कितना आ रहा था 4851 आया, इसमें से 1 माइनस किया, आंसर इज 4850। क्लियर? लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, सो हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज दैट अ टी शॉप ऑफर्स टी इन कप्स ऑफ 3 डिफरेंट साइजेस। लेट्स से द साइजेस आर A, B एंड C। इट सेज दैट द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइजेस। अच्छा, हम एक काम करते हैं, ये जो हमारी तीनों साइजेस हैं, इनको 3 डिफरेंट बोला, तो हम ऑर्डर ले लेते हैं। ये सबसे बड़ी साइज ये है, फिर ये, फिर ये, ठीक है। Then it says that the prices of the smallest size and the medium size are in the ratio 2:5। यानी इसकी प्राइस अगर मैं 2x बोल रहा हूं तो ये प्राइस हो गई 5x। इसको C लेकर के चलते हैं। And then it says that the product of these 3 prices, these 3 different sizes, the price corresponding to the different sides is equal to 800। यानी मैं अगर इनका प्रोडक्ट करूं, किसका, 2x, 5x और C का, ये बराबर आता है 800 के, ठीक है। यहां से एक्स स्क्वायर इंटू सी बराबर आता है 80 के, आपको यह ध्यान रखना है। एक तो अब इसने क्या कहा, अब इसने कहा कि इफ द शॉप ओनर डिसाइड्स टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड मीडियम वंस बाय 6 रुपीज, तो इसकी प्राइस अगर ये हो गई है, इसकी प्राइस अगर ये हो गई है, ठीक है, और ये सेम लेते हैं, तो जो प्रोडक्ट होता है हमारा, ये बन जाता है 3200 के बराबर, ठीक है। अब हम एक काम ये कर सकते हैं कि ये हमारी सेकंड इक्वेशन ले लें, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लें, दोनों को डिवाइड करवा दें। अगर ऐसा करते हैं तो ये आता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 6 इंटू 5x प्लस 6, सी हमारा हो जाएगा कैंसिल, और 80 और 3200 जो है ये बनता है 1/40। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और एक इक्वेशन बना लीजिए। तो मैं ये हटा देता हूं, आई थिंक ये हमने काम में ले लिया है, तो अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बना हमारा 40x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ ऑप्शंस नहीं है, अगर ऑप्शन होते तो मैं इसको जल्दी से सॉल्व कर लेता, बट सिंस आई एम नॉट प्रोवाइडेड विद ऑप्शंस, देन मुझे इसको पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 40x स्क्वायर, ये बना मेरा 5 2 10x स्क्वायर, देन 30 एंड 12, दैट बिकम्स 42x प्लस का 36, दैट्स इट, ठीक है। अब 40 माइनस 10, 30x स्क्वायर माइनस का 42x माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। मुझे इसकी सॉल्विंग करनी है, इसमें से कॉमन निकल रहा है 6, ये बना 5x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। यहां तक आपको समझ में आया? अब देखिए, प्रोडक्ट करने पे आ रहा है -6 इंटू 5 माइनस 30। भाई बेसिकली मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो प्रोडक्ट करने पे -30, सम करने पे -7, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस का 10, ठीक है, प्लस का 3, दैट्स इट। तो -10 प्लस 3 -7, प्रोडक्ट करने पे -30 करेक्ट है। 5x स्क्वायर माइनस दिस, ये पूरा हमारा सॉल्व हुआ। यहां से आप 5x कॉमन निकाल लीजिए, ये बनता है, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। यहां से x की एक वैल्यू 2 आती है और एक माइनस का 3/5 आती है, ये वैल्यू हो जाती है एलिमिनेट, क्योंकि आप प्राइस जो है वो नेगेटिव में नहीं ले सकते हो, तो x की वैल्यू हो गई है 2। अब आपसे पूछ रहा है कि द सम ऑफ ओरिजिनल प्राइजेस ऑफ 3 डिफरेंट साइजेस बता दीजिए। तो ओरिजिनल प्राइस क्या है, 2x प्लस 5x, ये हो गई 7x, और x की वैल्यू 2 आ गई है, 7 इंटू 2 14, तो ये हो गया, प्लस का c। यानी मुझे c भी चाहिए। c कैसे निकालूंगा, तो मैंने बिगिनिंग में एक एक्सप्रेशन बनाया था। कौन सा एक्सप्रेशन था, इन सभी का प्रोडक्ट मैंने 80 किया था। तो अगर मैं प्रोडक्ट को 80 के बराबर कर रहा हूं, तो मेरा एक्स स्क्वायर इंटू सी जो आ रहा था, 800 किया था प्रोडक्ट, जो कि गिवन था क्वेश्चन में, और 10 से डिवाइड होकर के ये 80 आ रहा था, राइट। अब x की वैल्यू अगर 2 हो गई है, तो 2 का स्क्वायर 4, 80/4 विल बी 20, c की वैल्यू आ गई है 20, ये मैं यहां पुट कर दूंगा। 20 प्लस 14 विल बी 34। करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 34। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए जी, एक और IIM अहमदाबाद क्वेश्चन हमारे सामने। इट सेज दैट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, डिस्टिंक्ट पेयर्स पे हमें ध्यान रखना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टिंक्ट पेयर्स, यानी अगर मान लीजिए m और n की कोई एक वैल्यू आ रही है, लेट्स से 1,2, तो आपको एक वैल्यू 2,1 भी लेकर के चलनी है। ये मतलब है डिस्टिंक्ट पेयर का, मतलब इन दोनों को आप सेम ट्रीट नहीं करेंगे, डिफरेंट ट्रीट करके चलेंगे, दैट्स व्हाट इट मींस। नाउ इट सेज दैट, ये कंडीशन दे दी है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये मॉड्यूलस है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर मान लो इसको एक बार के लिए a बोलूं, इसको b बोलूं,
तो मुझे ये समझ में आया कि जो मेरा b है वो a से तो बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है, तो b की वैल्यूज में क्या क्या ले सकता हूँ एक बार चेक करते हैं। तो मैं 0, 1, 2, 3, 4 ये ले सकता हूँ, एक बार के लिए चेक करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अगर मैं b की वैल्यू 0 ले रहा हूँ, ठीक है, मतलब मेरा m और n का जो सम आ रहा है वो 0 आ रहा है। कैसे आ सकता है? दोनों को 0 ले लो। तो अगर मैंने दोनों को 0 ले लिया तो यहां से ये 0 बना, ये हो गया 1, ये 0 हुआ, ये 5 हुआ, तो क्या 0 1 से बड़ा होता है? नहीं होता। ये केस हो गया एलिमिनेट। इसी तरीके से मान लेते हैं कि m प्लस n का जो सम आ रहा है वो 1 आ रहा है। अब अगर m और n का सम 1 है, एक वैल्यू को मैं अगर 0 ले लूं, एक को 1 ले लूं, तो ये बन जाता है मेरा 1 हो गया। यहां अगर मैं 0 लेता हूं तो ये भी 1 आता है, तो क्या 1 1 के बराबर है? नहीं है। मतलब बराबर हुआ ना, बड़ा नहीं हुआ ना भाई, ये बड़ा होना चाहिए, इससे नहीं है, एलिमिनेट हो गया। अब 2, 3 एंड 4 के लिए चेक करते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, m को 0 लेता हूं तो n को 2 करता हूं, एक बार के लिए चेक करते हैं। तो भाई 1 1 के केस में फिर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों को अगर 1 1 ले लिया, ये 2 तो हो गया, लेकिन ये भी 1 और 1 मिलकर के कितना हो जाएगा? 2। तो ये बड़ा नहीं हो पाएगा, इसलिए एक को 0 एक को 2 लेना पड़ेगा। तो मैंने m को 0 लिया, n को 2 ले लिया, ये मेरा 2 बन गया। जैसे ही मैंने इसको 0 लिया, 0 इंटू 2 करूंगा, 0 आएगा, 0 प्लस 1 विल बी 1। तो यानी जो 2 है वो 1 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है, विच इज करेक्ट, यानी ये केस ट्रू है। तो अगर ये केस ट्रू है तो ये केस भी ट्रू है। आप चेक करो, एक को 0 एक को -2, तो ये फिर से 2 बन गया, 1 - 2 -1 हुआ, मॉड लिया 1 हो गया, तो 2 1 से बड़ा हो गया, करेक्ट है, राइट। इसी तरीके से अगर 2 के लिए आ रहा है तो ये 3 के लिए भी आ जाएगा, तो ये 4 के लिए भी आ जाएगा। तो ये 6 वैल्यूज आई। आपने कहा डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ इंटीजर्स, तो अगर 0, 2 एक पेयर है तो 2, 0 डिफरेंट पेयर होगा। वैसे ही 0, -2 एक पेयर है तो -2, 0 डिफरेंट पेयर होगा। तो 6 ये हैं, इंटू 2 कर देते हैं, आंसर इज 12। हाउ मेनी डिफरेंट पेयर्स आर देयर? 12 सच पेयर्स आर देयर जिनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आई होप आपको समझ में आ गया है। लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। Okay, so here is our next question, question number 19. The cost of fencing a rectangular plot is 200 rupees per feet along one side, okay, and 100 rupees per feet along the 3 other sides. तो रेक्टेंगुलर प्लॉट अगर है तो उसकी टोटल 4 साइड्स हैं, तो 3 साइड्स के अलोंग जो आपकी कॉस्ट है वो है 100 रुपीज पर फीट, और एक साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपकी कॉस्ट है वो है 200 रुपीज पर फीट। अब ये कह रहा है इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 60,000 स्क्वायर फीट, यानी लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इसको हम कह देते हैं 60,000 स्क्वायर फीट, देन द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑल 4 साइड्स। देखो यार, अगर चारों साइड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी जो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग होती वो सेम होती, तब तो लोएस्ट पॉसिबल की बात बनती ही नहीं, क्योंकि जो वैल्यू आती कॉस्ट की वो एक ही आती, तो लोएस्ट और मैक्सिमम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। अब अगर ये कह रहा है लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, ठीक है, और ये कह रहा है कि एक साइड जो है उसके लिए कॉस्ट आपकी आ रही है 200 और 3 के लिए 100 आ रही है, तो नेचुरल सी बात है कि आपको ये जो 200 वाली साइड है ना, इसकी लेंथ छोटी लेकर के चलनी पड़ेगी। तो आप क्या करो, 200 वाली साइड को आप ब्रेड्थ, 200 रुपीज जहां कॉस्ट आ रही है वो ब्रेड्थ ले लो आप, ठीक है। तो अभी अगर हम ध्यान से देखें तो इधर 200, इधर 100, ये भी 100 और ये भी 100, तो 200 इंटू एल हो गया, ठीक है, और 200 प्लस 100 300 इंटू बी हो गया। भाई 200 भी एक हुआ, 100 भी एक हो गया, जोड़ दें तो 300 भी हो गया, ठीक, ये हो गया। ये हमारी ओवरऑल कॉस्टिंग आई है। इसको हमें मिनिमाइज करना है। क्या करना है? मिनिमाइज, मिनिमम करना है हमको इसको, राइट। अब आप ये देखिए कि अगर आप लेंथ और ब्रेड्थ का प्रोडक्ट ये गिवन है और इसको 2 फैक्टर में ब्रेक करेंगे तो ये काफी लेंदी हो जाएगा, इट विल टेक सो मच ऑफ योर टाइम। और अगर ये नहीं करेंगे तो हमें डेटा की कमी नजर आ रही है। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पे AMGM का कॉन्सेप्ट यूज ले सकते हैं। क्या है AMGM? लेट्स सी। तो फॉर रियल नंबर्स अरिथमेटिक मीन ऑफ द नंबर्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन, ये हमारा AMGM का कॉन्सेप्ट है। तो इसको अगर हम एक टर्म मान लें, इसको दूसरी टर्म मान लें, तो इन दोनों टर्म्स का अरिथमेटिक मीन बनता है 200L प्लस 300B डिवाइड बाय 2, ये अरिथमेटिक मीन होता है। ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए इन्हीं के ज्योमेट्रिक मीन के, जो कि बना 200L इंटू 300B और पावर में आ जाएगा आपका हाफ। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये हुआ 3 2 6 60,000 और L इंटू बी जो है वो भी 60,000 के बराबर दे रखा है, यानी ब्रैकेट में मेरा 60,000 का स्क्वायर है, पावर हाफ हो गई।
इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये आता है 60,000 और फिर ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1,20,000। यानी जो मेरा एक्सप्रेशन बन रहा है वो है 200L प्लस 300B मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1,20,000। क्या मुझे इसी को मिनिमाइज करवाना था? यस। इसकी जो वैल्यू है वो सबसे लीस्ट होगी 1,20,000 या फिर इससे बड़ी होगी। ये लीस्ट वैल्यू होगी और बाकी वैल्यूज इससे बड़ी होंगी। मुझसे क्या पूछ रहा है? मिनिमम कॉस्ट। तो मिनिमम कॉस्ट हो गई है 1,20,000। दैट इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, सो हियर वी आर विद आवर अनदर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन इंडाइसेस एंड सर्ट्स। ठीक है, तो देखो ये लिखा हुआ है हमारा 7th रूट ऑफ 10। इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 1/7। प्रोडक्ट में है ये, भाई प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई हो रही है टर्म्स हमारी। ये है हमारा 10 की पावर 2/7। इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई किया, ये बना 10 की पावर n/7 एंड ये कंप्लीट प्रोडक्ट जो है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 999। अब आप मुझे एक बात बताइए कि ये आपका बेस है और पूरा रिजल्ट 999 से बड़ा आ रहा है, तो जस्ट बड़ा नंबर कौन सा होता है? इट इज नथिंग बट योर 1000। और 1000 के लिए 10 की पावर क्या होनी चाहिए? 3। ये कह रहा है देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n, जिसके लिए ये कंडीशन ट्रू हो जाए। तो यानी मैं इसको सॉल्व करके 10 की कुछ पावर बनाऊंगा और उस पावर को 3 के बराबर कर दूंगा, वहां से मेरा आंसर आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। अब बनाते हैं फटाफट। तो ये बना 10 की पावर 1/7 प्लस 2/7। ये हमें पता है प्रॉपर्टी, a की पावर m इंटू a की पावर n। तो ये बराबर होता है a की पावर m प्लस n के। ठीक है, सब पावर्स ऐड हो जाएंगी, दिस बिकम्स प्लस 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 कितना हुआ? n/7। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 999। अब अगर इसको सॉल्व करें 1/7 प्लस 2/7, तो इस तरीके से ये हुआ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस टिल n तक हो गया। तो ये बना n इंटू n प्लस 1/2 इंटू 7। ये पूरा जो है इसको हम 3 के बराबर कर देंगे। यहां से n इंटू n प्लस 1 जो है ये बराबर हो जाएगा 7 2 14, 3 42। यानी ये अगर 6 है तो ये हो जाएगा 7। तो हमारा आंसर हुआ 6। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंक ए ऑफर 6% इंटरेस्ट रेट पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यानी ए में आपका जो रेट परसेंट है वो 3% है, हाफ ईयरली चार्ज हो रहा है। बैंक बी एंड बैंक सी ऑफर सिंपल इंटरेस्ट। बी और सी दो बैंक और हैं और ये सिंपल इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं। वो कंपाउंडिंग हो रही है वहां पे, यहां पे सिंपल इंटरेस्ट ऑफर हो रहा है। तो यानी ये कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट का क्वेश्चन है जिसमें सी आई और एस आई दोनों सेम क्वेश्चन में आपको दे दिए हैं। ठीक है जी। अब इसने कहा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया बैंक सी ने वो डबल था बैंक बी का। मान लेते हैं यहाँ कुछ एक 8% पर एनम है तो यहाँ डबल हो गया आपका। ठीक है, देन इसने कहा राजू ने इन्वेस्ट किया एक सर्टेन अमाउंट बैंक बी में फॉर अ सर्टेन पीरियड। पीरियड भी नहीं पता, अमाउंट भी नहीं पता, कितना इन्वेस्ट किया। रूपा ने इन्वेस्ट किया 10,000। ठीक है, 10,000 रुपए यहां रूपा ने इन्वेस्ट किए बैंक सी में, ट्वाइस दैट पीरियड, मतलब डबल पीरियड के लिए 2t टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया। अब ये कह रहा है द इंटरेस्ट दैट वुड अक्रू टू राजू ड्यूरिंग दैट पीरियड कितना बनता है? p इंटू r% इंटू t। ये इंटरेस्ट बना राजू का। ये इक्वल है किसके? टू द इंटरेस्ट दैट वुड हैव अक्रूड हैड ही इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट इन बैंक ए फॉर 1 ईयर। इतना ही अमाउंट अगर इसने बैंक ए में इन्वेस्ट किया होता, 1 साल के लिए किया होता, तो इतना ही इंटरेस्ट यहां पे बना होता। तो 3% मुझे हाफ ईयरली दे रखा है, तो सक्सेसिव अगर लगाऊंगा तो ये बनता है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, जो कि हुआ 3 प्लस 3 6, 3 3 9 बाई 100 यानी 0.09। तो ये बना 6.09। तो जो भी सम मैंने इन्वेस्ट किया यहां सेम किया, उसका 6.09% ये मेरा इंटरेस्ट है। यहां से इसको कैंसिल किया तो r% इंटू टी की ये वैल्यू आ गई। अब ये कह रहा है कि आप ये बता दीजिए कि रूपा को कितना इंटरेस्ट मिला इस स्कीम से। निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल 10,000, रेट परसेंट 2r%, ठीक है ना, और टाइम पीरियड 2t, बहुत ही आसान। तो r% इंटू टी की वैल्यू कितनी है? 6.09 बाई 100। बस ये पुटअप कर दो, 10,000 इंटू 2 2 4 और 6.09 बाय 100। ये इससे कैंसिल कर दो, 2 0 से ये भी हटा दो। तो 609 इंटू 4 करेंगे तो ये बनता है 2436, विच इज योर फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज द राइट आंसर। तो ये है हमारा आज का आखिरी सवाल। लेट्स हैव अ लुक एट इट। इट इज बेस्ड अपॉन कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शन, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, उसमें उसके इनपुट में एक दूसरे फंक्शन का आउटपुट आपने पुटअप किया है।
तो पहले तो इस फॉर्मेट में आप अपने फंक्शन को बना लो, यानी एफ ऑफ एक्स में जहां जहां एक्स है उसकी जगह जी फंक्शन डाल दो आप। तो ये है एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर माइनस का 7 इंटू एक्स प्लस थ्री, ये बन गया हमारा। और इसमें से माइनस कर दो आप 3x। अब इस पूरे की वैल्यू को आपको मिनिमम करना है, तो अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 9 माइनस का 7x माइनस का 21 माइनस का 3x। ये बना एक्स स्क्वायर 7x और 3x 10x माइनस का 4x माइनस 21 प्लस 9 यानी माइनस का हो गया है ये 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक्सप्रेशन बना। क्या ये फंक्शन क्वाड्रेटिक है? बिल्कुल है। क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ पैराबोलिक कर्व होता है, पैराबोलिक इन नेचर है, यस। क्या एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है? बिल्कुल है। तो यानी ये जो कर्व ओपन होगा ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा, है ना, ओपन अपवर्ड होगा, राइट, ऐसे इस तरीके से कुछ बनेगा। अब ये इधर होगा, एक पॉइंट पे टच करेगा, वो डिपेंड करता है इसके रूट्स पे, मैं उसमें भी नहीं जा रहा हूं क्योंकि मुझे उसकी जरूरत भी नहीं है। अब अगर ये कर्व ओपन होगा अपवर्ड तो मुझे मिनिमम वैल्यू देगा, जिस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू देगा वो पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा। क्या मुझसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि मिनिमम वैल्यू कहां आएगी? नहीं पूछ रहा है मुझसे, सिर्फ क्या पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू बता दीजिए। तो अगर मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो बराबर होती है माइनस डी बाय 4a के। डी इज डिस्क्रिमिनेंट, कैसे फाइंड आउट करते हैं, a इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कैसे निकालेंगे, तो माइनस का d बना b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी माइनस 4 का स्क्वायर किया आपने 16 माइनस का 4 इंटू a बना 1 और c बना माइनस का 12, और ये हो गया 4 इंटू 1 विच इज 1। तो 12 4 जा 48 और 16 64 हुआ, 64 बाय 4 16 हो गया और बाहर माइनस है, तो करेक्ट आंसर हो गया माइनस का 16 विच इज फोर्थ ऑप्शन। तो ये था हमारा कैट 2021 स्लॉट 3 क्वांट सेक्शन कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन। हमने एक एक करके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया। हमने ये देखा कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की बेस्ट पॉसिबल अप्रोच क्या होगी। तो जब हम कैट पेपर की बात करते हैं तो हमें दो बातों पे बहुत ध्यान रखना होता है, वन इज योर एक्यूरेसी, अदर वन इज योर स्पीड, राइट। तो आपकी स्पीड कैसे अच्छी होगी, जब आपकी अप्रोच टुवर्ड्स एनी क्वेश्चन बहुत ही अच्छी होगी। और अप्रोच कैसे बनती है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी ऑब्जर्वेशन टुवर्ड्स द क्वेश्चन क्या है उससे बनती है। तो ये था हमारा आज का सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, बाय बाय, टेक केयर।